जिंदगी में जब सब चीजें ठीक चल रही होती हैं तो वहां पर हमें ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही होती है और हम कुछ चेंजेस कर देते हैं ना, तो उस चेंजेस की वजह से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। बारसा फैंस के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है, मजे मार रहे हैं हम बार्सिलोना फैंस, मजानी लाइफ चल रही है हमारी। लेकिन कुछ खबरें आज ऐसी आई जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हुआ और मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं वीडियो कल ही अपलोड करूंगा बारसा वर्सेस एटलेटिको की गेम के प्रीव्यू के बारे में। लेकिन आज कुछ ऐसी खबरें आई तो मैंने सोचा कि मैं अकेला ही क्यों बारसा को लेकर परेशान हूं, मैं आपके साथ भी ये न्यूज़ शेयर करूं। और ये न्यूज़ शेयर करके मैं आपका ओपिनियन भी चाहूंगा कमेंट सेक्शन में कि आपका इन न्यूज़ को लेकर क्या ओपिनियन है, वो आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। पहली बुरी खबर कहो या आप शायद मेरी इस बात को ये समझो कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी भी प्लेयर की, लेकिन ये एक कॉन्फिडेंस की बात है। कैटालोनिया रेडियो ने ये एक खबर ब्रेक की है कि टर स्टेगन जो है वो रिकवरी मोड में आ चुके हैं। 2 हफ्ते तक वो ग्राउंड ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही वो रिकवर कर जाएंगे और बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली शेज़नी अनरजिस्टर हो जाएंगे और शेज़नी जो है वो भी बार्सिलोना के लिए नहीं खेल पाएंगे। अब यार ये खबर अगर आप सुनो ना, तो मुझ समेत जितने भी बार्सिलोना फैंस हैं, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, तो वो बेचारे थोड़े परेशान हो गए हैं क्योंकि शेज़नी, एक तो उनके ऊपर बारसा का कॉन्फिडेंस है, फ्लिक का बहुत कॉन्फिडेंस है और उसके साथ साथ फैन बेस का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। उन्होंने इस सीजन में कुछ गलतियां की थी ऑन द बॉल, शॉर्ट स्टॉपिंग का उनका कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन ऑन द बॉल उन्होंने कुछ गलतियां की थी। लेकिन पिछली कुछ गेम्स में उन्होंने बहुत कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेज भी दी हैं और ऑन द बॉल भी वो बहुत इम्प्रूव्ड कीपर नजर आए और उनका कॉन्फिडेंस किसी और लेवल के ऊपर ही चल रहा है इस टाइम के ऊपर। और दूसरी चीज़ पता है क्या, कि हम यहाँ पर सिर्फ प्लेइंग एबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, शेज़नी इस वक्त बार्सिलोना की लकी चार्म भी हैं और जब से वो खेल रहे हैं तो बार्सिलोना अनबीटन जा रही है। तो यार अब टर स्टेगन की अगर हम बात करते हैं तो टर स्टेगन जो है ना, वो आपको पता है कि कई सीजन से बार्सिलोना के साथ खेल रहे हैं और बारसा जो है वो कई मैचेस टर स्टेगन की गलतियों की वजह से हारी है। शेज़नी की आपने इस सीजन में बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेज देखी हैं कि जहां पर उन्होंने 1-on-1 सिचुएशन में या क्रूशियल मोमेंट के ऊपर जो है वो गोल बचाए हैं और यही वो प्रॉब्लम थी टर स्टेगन के साथ कि टर स्टेगन जो है वो आपके लिए क्रूशियल मोमेंट के ऊपर सेव्स नहीं कर पा रहे थे। अब जब क्रूशियल टाइम आ चुका है इस सीजन का, तो ऐसी सिचुएशन में अगर टर स्टेगन वापस आते हैं और शेज़नी छोड़कर जाते हैं, अनरजिस्टर हो जाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम वाली और परेशानी वाली बात तो है बारसा फैंस के लिए। तो यार अब देखो, इनाके पेना ने भी इस सीजन में बहुत ही अच्छा किया था, लेकिन उनकी जगह भी शेज़नी ने ली थी। इसका मतलब है कि फ्लिक को बहुत कॉन्फिडेंस था शेज़नी के ऊपर। लेकिन अगर ये सिचुएशन बनती है, अगर ये न्यूज़ सही हो है, तो मैं यही बात कहूँगा कि भाई फिर टर स्टेगन से बेहतर है कि आप इनाके पेना को खिला लो। एटलीस्ट वो बंदे ने इस सीज़न में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट शो किया। मैं नहीं चाहता कि फिर से हमें वही शाउट्स सुनने को मिले बार्सिलोना फैंस की तरफ से कि ये टर स्टेगन ही टर स्टैचू जो है वो बार्सिलोना के लिए कीपिंग कर रहा है। तो यार एक ये खबर थी जो थोड़ी सी परेशानी की थी, और दूसरी एक और खबर है बार्सिलोना फैंस के लिए परेशानी की, वो ये है कि 11 अप्रैल को एक और कोर्ट का फैसला आएगा, फाइनल डिसीजन आएगा, जिसमें हमें पता लगेगा कि ओल्मो और पाओ विक्टर का फाइनल डिसीजन उनके बारे में कोर्ट क्या लेने जा रही है, क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन के इश्यूज भी चल रहे हैं। टेबास हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली भी एक स्टेटमेंट पास की है कि दानी ओल्मो को ये सीजन जो है वो एज अ बार्सिलोना फैन एज अ बार्सिलोना प्लेयर जो है वो फिनिश नहीं करना चाहिए, तो वो भी हाथ धो के पीछे पड़े हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जहां पर इतना क्रूशल मोमेंट आ चुका है सीजन का, डिसाइसिव मोमेंट्स आ चुके हैं, वहां पर अगर शेज़नी अवेलेबल नहीं होंगे और खुदा ना खासा ऐसा डिसीजन आ गया कि ओल्मो भी अनरजिस्टर हो जाते हैं, तो बार्सिलोना के घोड़े तो खुल जाएंगे यार। बार्सिलोना के पास पहले ही इतने अच्छा बैकअप अवेलेबल नहीं है इस टाइम के ऊपर। तो यार ये दो बड़ी ख़राब किस्म की खबरें थी और उसके अलावा कुछ ट्रांसफर मार्केट से खबरें हैं जो कि वो भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी खबरें तो नहीं है, लेकिन आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो चीज़ है अरोहो के बारे में। देखो, अरोहो ने अभी रिसेंटली बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन की है, लेकिन अभी फिर से ये उनके बारे में ये न्यूज़ आनी शुरू हो चुकी है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने अभी रिसेंटली
कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन की है बार्सिलोना के साथ, लेकिन वो फिर भी समर विंडो के अंदर वो मार्केट में बार्सिलोना की तरफ से अवेलेबल रहेंगे और 50 मिलियन पाउंड में बार्सिलोना उनको सेल कर सकती है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उनको लिंक किया जा रहा है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले सीजन में भी आप जानते हैं कि उनके साथ लिंक्ड थी, उनको साइन करना चाह रही थी, और पिछले सीजन में बार्सिलोना ज़्यादा पैसे भी कमा सकती थी, लेकिन ये है कि फिलहाल 50 मिलियन पाउंड की अगर कोई ऑफर आती है तो बार्सा उनको जाने दे सकता है। तो ये भी एक न्यूज़ है। और उसके साथ साथ जोनाथन ताह के बारे में कुछ न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ अपडेट है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि ताह आप जानते हैं कि रिसेंटली न्यूज़ आ रही थी कि प्रीमियरी कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना ने उनके साथ साइन कर लिया हुआ है और उनको भी कुछ क्लब्स ने अप्रोच किया हुआ है। आपको पता है फ्री ट्रांसफ़र होगा इनका, और सारे क्लब्स जो हैं वो उनके पीछे पड़े हुए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फ्री में एक इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर अगर किसी को मिल जाए, जर्मन नेशनल भी हैं, वो नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो और क्या चाहिए। तो बार्सिलोना ने उनके साथ प्रीमियरी कॉन्ट्रैक्ट तो किया हुआ है, लेकिन ऑन होल्ड डिस्कशन चली गई हुई है अभी, और फिलहाल ज़्यादा कोई बातचीत चल नहीं हो रही दोनों पार्टीज़ के दरमियान। लेकिन कहा यही जा रहा है कि समर के अंदर जो है वो निगोसिएशंस जो है दोबारा से स्टार्ट होंगी, और फिर देखा जाएगा कि ताह का जो है वो फ्यूचर क्या होता है। और अगर अरोहो जाते हैं तो फिर हमें जोनाथन ताह जैसा प्लेयर जो है वो चाहिए ही चाहिए होगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। इनके बारे में भी एक बड़ी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, तो वो भी मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं। और उसके अलावा यार एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और वो ये न्यूज़ है कि आप जानते हैं कि हमारा जो लेफ्ट विंग की पोजीशन है उसके ऊपर भी काफ़ी सारी बातें हो रही थी कि यार लुइस दियाज का नाम रिसेंटली लिया गया था, फिर निको विलियम्स, लुकमैन का भी नाम आना शुरू हो गया था, लेकिन जो अभी कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज न्यूज़ दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि लुइस दियाज को रिजेक्ट कर दिया है इस वक्त फ्लिक ने, और वो चाहते हैं कि किसी नए प्लेयर के साथ जाया जाए, कोई ऐसा यंगस्टर के साथ जाया जाए जिसको बार्सा डेवलप कर सके, और फ्लिक जो है वो लुइस दियाज को ज़्यादा पसंद इस टाइम पर कर नहीं रहे। तो निको विलियम्स का नाम भाई दोबारा से जो है वो आ चुका है, और निको विलियम्स के साथ साथ लुकमैन का नाम भी जो है वो बार्सिलोना के साथ जोड़ा जा रहा है। अब देखो निको विलियम्स जो है वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ेंगे, 50-55 मिलियन में उनकी जो है वो डील हो सकती है बार्सिलोना के साथ। और दूसरी तरफ अगर लुकमैन की बात की जाए तो लुकमैन जो है वो 30 मिलियन में अवेलेबल होंगे। अब देखो इन दोनों में मेरा ओपिनियन क्या है। देखो निको विलियम्स जो है ना वो एक उनकी जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि स्पेन की तरफ से खेलते हैं, लमीन यमाल के साथ हम जानते हैं कि बड़ी कमाल किस्म की बॉन्डिंग भी है उनकी, तो उनके साथ तो अगर वो रहते हैं तो वो अच्छा डेवलप भी कर देंगे। और बार्सिलोना की तकरीबन आधी टीम जो है स्पेनिश नेशनल टीम के साथ खेलती है, तो उनके लिए एडजस्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन उनको थोड़ा डेवलप होना पड़ेगा। और साथ ही साथ ना यार लुकमैन की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो यार लुकमैन जो है वो मेरे ख्याल से, मैं अगर मेरे लिए मेरे ओपिनियन अगर आप पूछो तो मैं लुकमैन के साथ जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि लुकमैन जो है मेरा भाई, वो क्या है कि एक तो थोड़े से मेच्योर्ड हैं, और इटालियन लीग का उनके पास एक्सपीरियंस है, 30 मिलियन में उनकी साइनिंग हो सकती है, और वो बार्सिलोना टाइप के प्लेयर हैं, क्योंकि बार्सा को ऐसा लेफ्ट विंगर चाहिए जो कि ड्रिबलर हो, क्योंकि राइट साइड से अगर लामीन यमाल तंग करने वाला बंदा है ना, जो कि ड्रिबल कर सकता है, काट सकता है, और अच्छे पासेस दे सकता है, क्रिएटिविटी ला सकता है, और गोल के सामने क्लिनिकल अगर वो थोड़ा सा हो जाए तो कमाल हो जाएंगे लामीन यमाल। लेकिन लुकमैन का भी कुछ इसी तरह का सीन है कि वो ड्रिबलर बहुत अच्छे हैं। मैंने देखा था उन्होंने रियल मैड्रिड के डिफेंस खोल के रख दी थी और पूरी गेम चेंज कर दी थी। गोल के सामने क्लिनिकल है, फिजिकल है वो। तो मुझे अगर कोई पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि यार लुकमैन के साथ आप जरूर जाओ। और देखो अगर आप ये बात बोलते हो कि वो 28-29 साल उनकी एज है, तो मैं समझता हूँ कि यार 3-4 साल की एक अच्छी फुटबॉल वो दे सकते हैं अभी भी आपको, क्योंकि अभी जो है ना वो प्लेयर्स अपने केयर करते हैं। 32-33 साल तक वो एक अच्छी फुटबॉल खेल सकते हैं, तो उनकी एज भी तकरीबन 28 साल के करीब उनकी एज है। तो मैं ये कहूँगा कि लुकमैन भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये तो डिपेंड करता है बार्सा के ऊपर, बार्सा बोर्ड के ऊपर, फ्लिक के ऊपर, कि वो किस ऑप्शन के साथ जाते हैं। और अभी तो ये अर्ली न्यूज़ आ रही है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी न्यूज़ जो है वो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। तो खैर यार ये थी अब तक की वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और मैंने जो धचके देने वाले कुछ आपके साथ न्यूज़ शेयर की हैं, तो उसके बारे में भी आपका ओपिनियन मुझे चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में। और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि यार वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।